बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, फ़ुटबॉल के बड़े प्ले-ऑफ के शानदार मैचेस जारी हैं और हम देख रहे हैं कि जिस तरह ये वर्ल्ड कप आगे जाता जा रहा है, एक्साइटमेंट लेवल भी उतना ही बढ़ता चला जा रहा है और इंटरेस्ट के साथ साथ हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी प्रेडिक्शन भी ठीक होती जा रही है। इस पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ज़ार बाजवा साहब। थैंक यू सो मच जी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। और इसके साथ दे रहे हैं शहरयार बड़ाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अगेन। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह मैंने कहा कि एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है और आप लोगों की प्रेडिक्शन भी ज़रा और हिसाब किताब जो ख़ास तौर पे आप लगा के आते हैं वो पूरा होता जा रहा है। ये थोड़ा इसकी प्रिडिक्शन जो कल वाले मैचेस थे वो कदर आसान थी जी। इसमें कोई हमने ऐसी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं की जो कि अपसेट हो या कोई हो। ये बस लग रहा था कि हमें फ्रांस पोलैंड को हरा लेगा जी और अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा। बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ी सी डिटेल में आपके एनालिसिस लेते हैं। पहले अगर हम बात कर लें जो भी मैच हुआ फ्रांस वर्सेस पोलैंड का, आप दोनों का मानना यही था कि फ्रांस एक बड़ी तगड़ी साइड है और जैसे हम जानते हैं रैंक में भी काफ़ी ऊपर है, बट थोड़ा सा हमें लग रहा था कि शायद कोई फाइट बैक ज़्यादा आएगी पोलैंड की तरफ से भी, रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी। ओबियसली एक प्ले ऑफ के अंदर डू एंड डाई की सिचुएशन होती है टीम्स के लिए और हर टीम ओबियसली हर लेवल पे चाहती है कि किसी तरह आगे क्वालिफाई करे, बट प्रोफेशनल टीम में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस तरह की फ़ुटबॉल खेलती हैं, गेम खेलती हैं कि वो चांस नहीं देती हैं आपको। और जिस तरह हमें नज़र भी आया इस मैच के अंदर कि बिल्कुल आउट ऑफ क्लास कर दिया उन्होंने फ्रांस ने और कोई अपॉर्चुनिटी उनको दोबारा विंडो क्रिएट ही नहीं होने दी। लेकिन जो 3-1 स्कोर लाइन है वो मेरे ख्याल में जस्टिस नहीं कर रही पोलैंड को। मेरे ख्याल में पोलैंड ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया। आप देख लें कि शुरू में फ्रांस ने डोमिनेट किया, लेकिन उसके बावजूद कोई क्लियर कट फ्रांस के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। दूर से स्ट्राइक्स हुई, एम्बापे ने एक लेफ्ट साइड से स्ट्राइक ली और 40 मिनट तक पोलैंड फ्रांस को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। और इवन 38वें मिनट पे पोलैंड को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें ज़ेलेंस्की ने शॉट मारी, पहले लॉरिस ने सेव किया, फिर उसके बाद उपामिकानो ने ब्लॉक किया, फिर उसके बाद दोबारा ऑन द लाइन वराने ने ब्लॉक किया। तो यानी फ्रांस के गोलकीपर पहले उसने सेव किया, उसके बाद फिर उनके एक सेंटर बैक ने ब्लॉक किया उपामिकानो ने, फिर उसके बाद उनका जो दूसरा सेंटर बैक है उसने ऑफ द लाइन किया। वो मेरे ख्याल में पोलैंड के लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और उस टाइम मेरे ख्याल में पोलैंड को ज़्यादा क्लिनिकल होना चाहिए था। जो ज़ेलेंस्की ने शॉट ली, ही शॉट स्ट्रेट एट द कीपर। अगर उसके कहीं भी थोड़ा राइट लेफ्ट को करता तो वो गोल हो जाना था और दैट वुड हैव बीन द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। और उसके बाद से जो अच्छी टीमें हैं वो अगर उनको एक आप उनको स्निफ ही दो तो वो फौरी कैपिटलाइज करती है मिस्टेक पे। आप पहला गोल देखें जरू को हमेशा इसी तनकीद का सामना करना पड़ा है कि वो स्लो हैं। हालांकि जिसको हम उर्दू में कहते हैं दौड़ उनकी थोड़ी जो पेस है उनकी भागने की वो थोड़ी कम है। उसके बावजूद जो उनकी दूसरी खूबियाँ हैं, चाहे वो मिलान से खेलते रहे, चेल्सी से खेलते रहे, आर्सेनल, उनको थ्रू आउट देयर कैरियर यही तनकीद का सामना करना पड़ा कि वो स्लो है। लेकिन डिस्पाइट दैट जो अगर आप देखें उनकी पेस बेशक कम है लेकिन मेंटली वो बहुत शार्प है। उन्होंने स्प्लिट सेकंड डिसीजन लिया, उन्होंने स्पेस को उनको रियलाइज़ किया कि यहाँ पे स्पेस है, उधर उन्होंने रन बनाया और एम्बापे ने भी फौरी उस बात को जज किया कि यहाँ पे स्पेस है और उन्होंने थ्रू बॉल निकाली। और जो डिफेंडर होता है उसकी बैक अपने गोल की तरफ होती है, मेरा जो अटैकर होता है उसका फ्रंट ऑपोजिशन के गोल। उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने डिफेंडर को मूव ही नहीं, इतना अपनी स्पेस को ओवरकम किया जो उनकी स्पेस लो है। वन टच पे बॉल रिसीव की और अच्छे फिनिशर्स की ये खूबी होती है कि दे नो वेयर द बैक ऑफ द नेट इज। इंग्लिश में ये फ्रेज बड़ा यूज़ किया जाता है, ही नोज वेयर द बैक ऑफ द नेट इज। यानी उन्हें ये भी पता होता है कि जहाँ हम खड़े हैं पोजिशनल अवेयरनेस उनकी इतनी होती है, उन्हें ये भी पता होता है कि गोल कहाँ है, गोल कीपर किधर खड़ा है और हमने बॉल को प्लेस किस तरफ करना है। तो उन्होंने एनालाइज किया कि जो शेज़नी है वो गोल के राइट साइड पे खड़ा होगा और उन्होंने बॉटम गोल के लेफ्ट साइड पे खड़ा होगा और उन्होंने बॉटम राइट कॉर्नर पे वन टच फिनिश किया और बहुत प्यारा फिनिश दे के आगे निकल गए। मेरा ख्याल है यही छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो किसी टीम को ग्रेट बनाती है और प्लेयर्स को भी लेजेंड बनाती है, डिफरेंशिएट करती हैं एक ऑर्डिनरी प्लेयर से बड़े में। हमेशा फ्रांस की बात की जाए, आपने हमेशा कहा कि फ्रांस की जो क्लिनिकल परफॉर्मेंस है वो सबसे बेहतर है और हमेशा आपने उसको सपोर्ट भी किया और आपने कहा ये एक आउट क्लास टीम है और ये डिफरेंस बताती है एग्जीक्यूशन के अंदर कि ये कितनी बड़ी टीम है। आल्दो जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे कि कुछ प्लेयर इंजर्ड थे इनके जो मेन प्लेयर थे, बट डिस्पाइट ऑफ इट उन्होंने कहीं भी जो बाकी प्लेयर हैं उन्होंने ये इस तरह फील नहीं होने दिया कि ये कम प्लेयर के साथ या कुछ इंजरी के बाद उनके पास वो टैलेंट नहीं है और बड़ी परफेक्शन नज़र आई। अगर स्टैट्स को भी हम देखें तो 16 हम फ्रांस की देख रहे हैं, 12 हम पोलैंड की देख रहे हैं, इसी तरह
पोजेशन भी देखें तो 55% उनके पास 45% तो समहाउ डोमिनेंस तो हमें हर एरिया में नज़र आई। कैसे देखते हैं आप इस मैच को? सबसे पहले तो जो इस तरह अभी इजहार ने बात फिनिश की थी, जरूर जो है वो ये गोल करने के बाद बड़ा अच्छा गोल था। जी ही डिडंट इवन हैव टू लुक टुवर्ड्स द गोल टू मेक इट। उसने आप देखें वो सेलिब्रेशन के बारे में उस टाइम नहीं देखा उसने। तो बट आई थिंक क्रेडिट आल्सो गोज टू एम्बापे। आज एम्बापे का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई है ओवरऑल। ही वो पूरे वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा खेलता जा रहा है, उसकी हर मैच में इम्प्रूव नज़र आती जा रही है आपको परफॉर्मेंस। वो स्टैम्प कर रहे हैं अपना दिस वर्ल्ड कप टू बी एम्बापे's वर्ल्ड कप एंड ही इज गोइंग टू बी फ्रांस इज गोइंग टू लाइक मेक अ चैलेंज टू रिगेन द चैंपियनशिप। एम्बापे जो है वो अभी आगे जब उसने गोल्स भी किए, 2 गोल्स किए हैं उसने आज, एक जो है वो उसने असिस्ट दी है, असिस्ट भी बहुत ही जल्दी वो क्विक फीड के अंदर जो है वो उसने निकाली थी। और जिरू जो है ये गोल करने के बाद अब ऑल टाइम बेस्ट स्कोरर हो गया है फ्रांस का, विच इज़ नो स्मॉल फीट कंसिडरिंग के पिछले साल का बैलन डोर विनर जो है वो बेंजेमा था, जो फ्रांस का मेन स्ट्राइकर रहा है। उससे पहले थीरी ऑनरी रहे हैं जो बैलन डोर भी जीत चुके हुए हैं और उसके बाद बहुत ही वर्ल्ड क्लास पहुंचते। और इसके बावजूद जिरूड को ये क्रिटिसाइज़ करना जो है ना वो मेरा ख्याल है अनवारंटेड है, जिस तरह की उसको इजहार ने बात की क्रिटिसिज्म मिलता है। बिकॉज इसकी जो मूवमेंट ऑफ द बॉल है इवन दो स्लो है बट बड़ी मेथोडिकल है। मुझे एक गोल याद आता है आर्सेनल का, जहाँ पे विलशेयर के साथ उन्होंने गोल किया था, वर्ल्ड क्लास गोल समझा जाता है, जहाँ पे इट वाज इसकी जो हम कल बात कर रहे थे फ्लिक्स की, तो द वे ही मूव्स ऑफ द बॉल मेथोडिकली एंड इज एबल टू ऑल्सो फिनिश भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इसकी असिस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो विच इज़ अ क्रेडिट टू जिरूड। और हम बात के साथ साथ कोशिश करते हैं कि अपनी टीम से क्या गोल भी दिखाए जाएं ताकि फिर उस पर आप लोगों का साथ साथ हम तबसरा भी लें। मैं शरियार की बात को ऐड ऑन करूंगा। जरू ने आज अपना फ्रांस के लिए 53rd गोल किया। ये अब आज तक फ्रांस के लिए किसी ने इतने गोल नहीं किए। हाँ। इससे पहले इन्होंने जिस बंदे को ओवरटेक किया है वो कोई छोटा मोटा नाम नहीं, वो थियरी ऑनरी है, बहुत बड़े प्लेयर है और वन ऑफ द ऑल टाइम लेजेंड्स हैं फ्रांस के। तो ये बहुत बड़ी जरूर के लिए अचीवमेंट है। थियरी ऑनरी ने बार्सिलोना से भी खेला, आर्सेनल के लिए बड़े स्टार है। ये जो फुटबॉल को जानते हैं उनको अंदाज़ा है कि थियरी ऑनरी कितना बड़ा प्लेयर था, तो उसको ओवरटेक करना डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म दैट ही हैज फेस्ड ओवर द ईयर, दैट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर ओलिवियर जिरूड। अब अगर और एक और चीज़ इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ओलिवियर जिरूड अपने क्लब्स के लिए कभी भी उस लेवल तक नहीं खेले। कुछ प्लेयर्स क्लब्स के लिए अच्छा खेलते हैं, कुछ प्लेयर कंट्री के लिए बिल्कुल। कभी भी ये अपने जिस क्लब में भी ये खेलते रहे, चाहे चेल्सी है, चाहे आर्सेनल है, मिलान से भी आजकल खेल रहे हैं, हमेशा जो फैंस के लिए ये क्वेश्चनेबल प्लेयर रहे हैं। अच्छा। फैंस हमेशा ये इस बात पे डिबेट होती रही है कि आइदर ही शुड स्टार्ट और नॉट, लेकिन फ्रांस के हवाले से कभी इन पे कोई ऐसी डिबेट नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हम शायद ये बात कर भी गए थे कि पेट्रियोटिज्म आपका बढ़ जाता है जब कंट्री के लिए आप कहीं खेलते हैं। शायद एक और चीज़ कुछ प्लेयर्स में खूबी होती है, बेशक वो उनकी जो पेस होती है इतनी तेज नहीं होती, लेकिन वो मेंटली बहुत शार्प होते हैं। वो गेम को रीड बहुत अच्छा करते हैं, गेम को असेस बहुत अच्छा करते हैं। उनकी लेवल्ड एबिलिटी टू प्रेडिक्ट के गेम किस तरफ जा रही है वो बहुत हाई होती है। जरू इज़ वन ऑफ दो स्ट्राइकर्स। इसमें आप और ऐसे बड़े बेशुमार स्ट्राइकर रहे हैं, टेडी शेरिंगहम रहा है, न्यूकासल उससे खेलते हैं, टॉटनहम से खेलते हैं। सर्बिया का मिट्रोविच जो है वो भी आई थिंक इसी कैटेगरी में आता है, जहाँ पे हिज एबिलिटी टू फाइंड द गोल्स वो बहुत ज़्यादा है, इवन दो ही इज़ नॉट टेक्निकली अ ग्रेट प्लेयर। इवन हम अगर मेसी को भी अगर डिटेल में देखें तो वो ऑफ द फील्ड इतना एकदम नहीं होता, बट एकदम वो पेस बढ़ाता है अपना, और वो जिस तरह वो गेम को लेके चलता है ओवर द फील्ड आप 90% देखोगे बड़ा स्मूथ रिलक्टेंट टाइप का वो प्लेयर लगता है, बट उसकी क्लास बहुत बड़ी है। बहुत फर्क है, तो हमेशा से पेस भी रही है। मैं कुछ उन प्लेयर्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो पेस जिनके पास नहीं थी, लेकिन उनकी एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द गेम बहुत अच्छी थी। जिस तरह टेडी शेरिंगहम थे, मैनयू से भी खेले, टॉटनहम से भी खेले, इंग्लैंड से भी खेले, एलन शेरर है, न्यूकासल से भी खेले, इंग्लैंड से भी खेले। ना सिर्फ कुछ ऐसे स्ट्राइकर्स होते हैं जो गेम प्रेडिक्ट बहुत अच्छे करते हैं, ऐसे मिडफील्डर बहुत अच्छे होते हैं। मैकेलेली था, वो बहुत अच्छा मिडफील्ड में प्रेडिक्ट, गटूसो था इटली के लिए, उसकी भी पे, और इवन कुछ डिफेंडर्स ऐसे होते हैं जिनकी पेस ज़्यादा नहीं होती। माल्डिनी था, इटली के लिए खेलते रहे, नेस्टा था, उसकी भी इतनी पेस नहीं थी, सैमी हुकिया था। ये वो प्लेयर्स थे जिनकी पेस नहीं थी, लेकिन उसको वो ओवरकम करते थे अपनी एबिलिटी टू जज वे द गेम इज गोइंग। तो जिरू इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स। बिल्कुल। अब अगर जरा हम वापस अगर मैच पे आएँ तो पोलैंड की अगर हम फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस को जज करें तो इन्होंने 7 शॉट्स ली हैं इस हाफ के अंदर, विच इज़ द मोस्ट शॉट्स देव हैड
इन द सारे पिछले मैचेस के अंदर, कि इससे पहले वो कभी भी फर्स्ट हाफ के अंदर इतने जो है ना वो शॉट्स नहीं ले सके, विच वाज अ गुड साइन फॉर देम एंड ये दिस शोज कि दे केम आउट विद इंटेंट। हम पहले भी आपको पता है बात कर रहे थे कि अगर आप फ्रांस, इंग्लैंड या टॉप टियर टीम के साथ अगर आप डिफेंसिव अप्रोच के साथ आते हो ना, तो वो आपको खा पी जाते हैं। सो दे हैड दैट इंटेंट टुडे। और लेवेंडोस्की ने पहले भी 21 मिनट के ऊपर भी बड़ा अच्छा चांस है वो उस मिस हो गया था। दो तीन अच्छे चांसेस आए थे। सेकेंड हाफ हाउएवर जब उन्होंने चांस मिस कर दिया, पहला गोल हो गया गोइंग, सेकेंड हाफ में आई एम अफ्रेड टू से कि पोलैंड को फ्रांस ने चांस नहीं दिया खेलने का ज़्यादा। 70 मिनट तक आपका नहीं ख्याल था कि पोलैंड वर विद इन द गेम जब तक जिसने एम्बापे ने दूसरा गोल नहीं किया? उससे पहले सिर्फ उनका एक चांस उनको मिला था 70 मिनट से पहले, जो वो मतलब कन्वर्ट नहीं कर सके थे। लेकिन आई थिंक वो गोल के ऊपर जो एक था ना अटैक और एक जो उनको इश्यूज थे फ्रांस को, वो इतने ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आए। मेरे ख्याल में जो टाइमिंग ऑफ द सेकंड गोल थी वो बहुत ग्रेट थी फ्रांस के लिए। आप देख लें जब कोई भी टीम इस तरह की सिचुएशन में 1-0 लीड करी होती है तो आखिरी 15-20 मिनट बड़े नर्वस हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। तो एम्बापे ने बड़े राइट टाइम पे गोल किया। उस गोल के बाद से फ्रांस की नर्व सेटल डाउन होगी और उसके बाद पोलैंड नहीं उठ सका मैच में। और उसमें फिर तीसरा भी जब गोल किया तो आपको लगता नहीं कि अगर इस वर्ल्ड कप को हम एक रिव्यू करें तो जैसे 2-3 प्लेयर्स की हमने बात की, तो बापे हमें नज़र आता है कि एक वर्ल्ड क्लास और एक न्यू सुपरस्टार के तौर पे उभर है। बापे जो है वो एक्चुअली में 2018 में भी सुपरस्टार बन गया था। वो तब आई थिंक 19 साल का था और जी बिल्कुल सही 24 साल से कम है। तभी बड़ा उसको रेट किया गया था कि ये एक सुपरस्टार बनेगा, बट अभी जो उसकी क्लास हमें नज़र आ रही है, ये इसमें इनके कोच को भी क्रेडिट मैं दूंगा। आप देखें कि हर प्लेयर में कुछ खूबी होती है, कुछ खामियां होती हैं। इनके कोच हैं डीडियर डेस्चाम्स। ये ना सिर्फ ये 98 का जो फ्रांस का वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड था उसमें तभी एज अ प्लेयर खेले थे और ये 2012 से लेके अब तक इनके कोच हैं, यानी 10 साल से ये फ्रांस नेशनल टीम को कोच कर रहे हैं। आप देखिए जो जिरू की कमज़ोरी है, कोई ऐसा प्लेयर जिसकी पेस ना हो उसको खिलाफ डिफेंड करने का अच्छा तरीका होता है कि आप हाई लाइन रख लें, लेकिन उसके साथ इन्होंने जिरू के साथ इन्होंने एम्बापे को खिलाया हुआ है। एम्बापे एक ऐसा प्लेयर है जिसकी पेस बहुत ज़्यादा है, तो एम्बापे जैसे प्लेयर के खिलाफ अगर आप हाई लाइन रखेंगे तो ये एक किस्म का खुदकुशी के मुतरादिफ है। तो कोच ने ऐसा मिक्स एंड मैच रखा हुआ है कि ऐसा प्लेयर भी रखा हुआ है जो who's a good target man, फ्रंट मैन, फिनिशर बहुत अच्छे हैं और उसके खिलाफ आप हाई लाइन रखें। दूसरा एक ऐसा प्लेयर भी रखा हुआ है जिसके खिलाफ हाई लाइन रखें तो वो मुश्किल है। आई थिंक अभी एम्बापे की बात की है तो थोड़ा सा टाइम हमें एम्बापे के ऊपर देना चाहिए यहाँ पे। अब हम 74th मिनट के ऊपर वो बात बिल्कुल ठीक है कि उस टाइम उनकी नर्व्स जो हैं वो थोड़ी क्रीप इन कर थी, लेकिन मुझे जिस तरीके से हम बाकी कुछ टीमों के हमने नर्व्स देखी ना, जिस तरह आप अर्जेंटीना के नर्व्स देखी, जर्मनी के भी कई दफ़ा देखी हमने, तो मुझे नहीं फील हुआ कि फ्रांस एवर लॉस्ट रियली दैट कंट्रोल। काउंटर उन्होंने शुरू कर दिया था उस टाइम पे पोलैंड ने, दे वांटेड टू गेट बैक इनटू द गेम और मतलब अटैक शुरू कर दिया था, उनके ऊपर फोकस कर रहे थे गोल करने की। और फिर ब्रेक एक निकला था अपनी, उन्होंने लाइन से डी से जो है वो फ्रांस ने बॉल क्लियर की, जिरू को मिली, जिरू ने बड़े अच्छे तरीके से देखा कि डेम्बेली आ रहा है साइड पे और डेम्बेली को जो है वो उसने पास दिया। और उस टाइम पे जब डेम्बेली ने हाफ लाइन पे जिरू ने डेम्बेली को पास दिया, उस टाइम पे आपको सिर्फ 2 इनके प्लेयर्स फ्रांस के और 3 डिफेंडर्स नज़र आ रहे थे। एम्बापे जो है वो कहीं भी उस फ्रेम में था ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसने 2 या 3 टचेस लिए हैं डेम्बेली ने, और वहाँ से पीछे से जो है वो एम्बापे अपनी क्विक पेस के साथ, जिस तरह इजहार ने बात की, वो पहुँचा और उसने उसको थ्रू बॉल दी। और अब गोलकीपर को लग रहा था, अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर नॉर्मली राइट फुटेड जो अटैकर्स होते हैं वो बॉल को लूप करते हैं ओवर द कीपर, यस। अब उसको लग रहा था कि वहाँ पे भी जा सकती है, बट इसको मार्क ही नहीं किया हुआ था। तो एंड देन ही सॉ जस्ट अ लिटिल स्पेस ऑन द नियर साइड ऑफ द कीपर विच इज़ हार्डर टू बीट। और तब भी आई थिंक ही जस्ट टुक 1/2 सेकेंड टू एसरटेन कि गोलकीपर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये लो शॉट करें तो वो भी बड़ी अच्छी शॉट जा सकती है, लो शॉट पे भी चांसेस बनते हैं। बट उसने उसको लूप किया टूवर्ड्स द नियर साइड और बहुत ही पेस के साथ हिट किया और वो बड़ा ही मतलब वर्ल्ड क्लास बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल शॉट थी। शेज़नी जैसे गोलकीपर को, हु हैज बीन वन ऑफ द टॉप गोलकीपर्स इन दिस वर्ल्ड कप, जी वो उसको बीट करना। और मेरा ख्याल है जिस तरह हमने फ्रांस को शुरू से हम बात कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट साइड अभी नज़र भी आ रहा है, वर्ल्ड चैंपियन भी, और
अभी भी कंटेंडर है वो इस वर्ल्ड कप को भी जीतने के लिहाज से। थोड़ी सी बात दूसरे मैच की भी कर लेते हैं जो पहले खेला गया अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अच्छा तगड़ा मैच हुआ, मुकाबला बड़ा अच्छा हुआ। अर्जेंटीना ने अपनी क्लास शो की, रेजिलियंस शो की और वही उनके काम आई, उन्होंने 2-1 से जीत लिया। कैसे देखते हैं इस मैच को? ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा टफ टाइम दिया अर्जेंटीना को जी। गोल मैच फर्स्ट हाफ में ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना बड़ा साइड बाय साइड लेवल चल रहा सही है। है। हालांकि चौथे मिनट में गोमेज ने एक कट इनसाइड करके शॉट मारी जो उस पे हैंडबॉल की। 71वें मिनट में भी गोमेज ने शॉट मारी विच फ्लू इनटू द स्टैंड। उसके अलावा कोई क्लियर कट अपॉर्चुनिटी अर्जेंटीना को नहीं मिली मैच के शुरू में। ऐसा ही। लेकिन जो अच्छे प्लेयर हैं, ग्रेट प्लेयर्स हैं, दे क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। 35वें मिनट में मेसी ने, और कल ही आप बात कर रहे थे कि मेसी ने कभी प्लेऑफ में गोल नहीं किया तो और आज उसको रिकॉर्ड करेंगे तो तोड़ ये दिया। बाय द वे मेसी का 1000वां मैच था। हाँ। अगर आप वो गोल चेक करें, मेसी पहले राइट से Right. मैकलिस्टर को सेंटर जी, में जी, पास जी। देता है, मैकलिस्टर आगे ऑटोमेंडी को पास देता है, ऑटोमेंडी सेट अप करता है मेसी को और मेसी फर्स्ट टाइम पे गोल उसने वेट ही नहीं किया Wait किसी ही ने। नहीं। हाँ। और आई थिंक उसने शॉट नहीं मारी, आई थिंक ही पास्ड इनटू Yes. पास्ड हिज वे इनटू द वो गोल। उसी मोमेंटम को कैरी किया अपने रन उसने को। बहुत ही क्लिनिकली ही डिड नॉट, आप वो बॉल देखेंगे ना तो वो हवा में उठी नहीं है, ऐसे ही है। अलोंग द ग्राउंड गई है बिकॉज उसको ही फेल्ट कि यहाँ पे मेरे पास स्पेस है बिटवीन यू नो अंडरनीथ द लेग्स ऑफ द डिफेंडर्स। यस। और वो बिल्कुल उसने और उसने प्लेस किया कीपर है। को भी चांस ही दिया। अगर वो टाइम लेता, शॉट बनाता तो कीपर भी शायद उसको जज कर देता। उसी बॉल को उसी सीक्वेंस के साथ उसने पुश This किया। was reminiscent of the Messi that we used to see in Barcelona. और अभी वो कहते हैं कि आज एक क्लासिकल मेसी परफॉर्मेंस थी और इसी तरह के गोल जो है ना वो बनाता हमेशा रहा है बार्सिलोना के अंदर, जहाँ पे वो ही कम्स इन फ्रॉम द राइट विंग एंड ही टेक्स लाइक हाफ अ स्टेप और फिर वो जिस तरीके की प्लेस करता है ना आउटसाइड ऑफ द रीच ऑफ द कीपर, वो समटाइम्स बहुत ही आसानी से उसने हाँ, जो वो गोल प्लेस कर कर दिया है एंड वो पेस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। इस शॉट की भी जैसे पेस हम वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट में कहते हैं तेज नहीं ना, थी। टाइम ही इतना खूबसूरत किया कि वो लगे ही नहीं, ही हार्डली हिट द बॉल। तो इसकी शॉट के अंदर भी इस तरह ही, किक के अंदर इसी तरह था, बड़ा इजीली इसने थ्रू किया और वो गोल हो जाता है। तो ये मेरा ख्याल है उसकी एक एक्सेप्शनल क्लास है। और यही है जो अच्छी टीमें होती हैं उनके पास जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स होते हैं, एक हद तक ही आप उनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग दैट कुड द ऑस्ट्रेलियंस कुड हैव डन टू डिफेंड दैट गोल। इतना प्यारा उसने बॉल को प्लेस किया। और शहरियार की बात से मैं सेकंड करूंगा, इस तरह के गोल साल मेसी करता आ रहा है अर्जेंटीना। दिस वाज अ टिपिकल मेसी गोल। और इससे पहले गोल्स चेंज मैचेस, और ये गोल था इसने पूरे मैच की जो थी टेम्पो मोमेंटम उसको चेंज कर दिया। उसके बाद अर्जेंटीना बहुत कंफर्टेबल लगे। हालांकि उससे पहले बड़ा नेक टू नेक मामला चल रहा था। पहले हाफ में काफ़ी टाइट था। और इसी तरह फिर दूसरा गोल जब हम जुलियन एल्वारेज के देखें तो ये भी एक अच्छा अटैकर नज़र आ रहा है। इसने भी हर मैच में परफॉर्मेंस इसकी बड़ी इंप्रूव नज़र आ रही है और वो गोल भी बड़ा क्रूशल किस्म का गोल था। वो मैं समझता हूँ गोल कीपिंग मिस्टेक थी। अब देखिए, पहले रॉल्स ने एक बड़ा मुश्किल पास अपने गोलकीपर को दिया और उसको एक मुश्किल में डाल दिया जी। और गोलकीपर को भी चाहिए था कि एक मुश्किल पास मेरे पास आ रहा है तो मैं इसे जांच रहा हूँ, ना कि मैं अपनी गोल में मेसी बनने की कोशिश करूँ। उसने डॉज करने की कोशिश की। और रही बात प्रेसिंग की, जो ग्रेट टीम्स होती हैं वो अकेला प्लेयर नहीं प्रेस करता, दूसरे ने किया। दोनों ने प्रेशर डाला, दोनों ने इकट्ठा प्रेस किया। और एक का जो डिपॉल का जो प्रेशर था, उसकी वजह से अल्वारेस को मौका मिला और उसने सेकंड टच पे, एक टच से बॉल उसने छीनी कीपर से, दूसरी टच पे बॉल को प्लेस कर दी। बिल्कुल इसी तरह कल जिस तरह ब्लावोविच ने सर्बिया से गोल किया था, बिल्कुल ऐसे। दैट वाज कार्बन कॉपी ऑफ दैट। और अगर हम इस मैच को असेस करें, आप देखेंगे बाद में 76 मिनट में, 78 मिनट में एक लकी ब्रेक मिला ऑस्ट्रेलिया को, जब एंजो हर्नांडेज का गुडविन की शॉट से, बहुत तेज शॉट को एंजो हर्नांडेज से डिफ्लेक्ट होके ऑन गोल के थ्रू गोल मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद जो आखिरी 10-15 मिनट थे, दैट वाज वेरी नर्वस फॉर अर्जेंटीना। और 97वें मिनट में आप देखें कैसा 1-on-1 पूल के लिए मौका था और कीपर ने बड़ा, अगर वो इफ ही हैड ट्राइड टू प्लेस द बॉल थ्रू द लेग्स तो शायद वो गोल कर लेता। तो मेरे ख्याल में अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे तो वो इस 56 मिनट को देखेंगे कि ये गोल कीपिंग मिस्टेक हमसे नहीं होनी चाहिए। अगर वो गोल कीपिंग मिस्टेक ना होती तो दैट मैच कुड हैव एंडेड इन अ डिफरेंट वे। अच्छा, यहाँ पे मैं उसी एल्वारेज की आपने बात की, दिस इज़ व्हाट गुड टीम्स डू। मैंने देखा जिस टाइम पे रोल्स ने बॉल, अब क्या हो रहा है कि वो कीपर ने उसको बॉल दी है ना, सो अब द फ्लो ऑफ द गेम इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्जेंटीना गोल, ठीक है कि सारे प्लेयर्स ने अपना मुंह जो है ना उस तरफ करना शुरू कर दिया। एल्वारेज भी जो है ना वो एट द राइट साइड जो है वो अपना चलना शुरू कर दिया उसने। बट एज सून एज ही सॉ
गोल उसको पास दिया एंड सून ही सॉ के डिपॉल ने प्रेस करना शुरू किया, हाँ, उसने अपना फौरन मुंह चेंज कर लिया। उसको ही एंटिसिपेटेड कि कुछ होने लगा है, कुछ हो सकता और है, हाँ। उसी सेकंड मैंने उसको स्लो करके देखा कि ताकि मैं फिगर आउट करूं। जो ही रोल्स ने बैक पास शुरू किया ना, इंस्टिंक्टिवली एल्वेरेज जो है वो गोलकीपर की तरफ भागना शुरू हो गया ताकि मैं अभी प्रेस करूं, और वहां से डिपॉल भी जो है वो उधर से प्रेस किया। दैट इज व्हाई एकदम कीपर की सिर्फ दो गलतियां हैं कीपर से हुई हैं। एक ये कि टैक्टिकली उसने उसी वक्त जो है ना वो हिट नहीं कर देता, बड़ा इजी था, हाँ, या पकड़ लेता बॉल। और दूसरी चीज ये कि उसका जो फर्स्ट टच था ना, वो उसको बॉल को थोड़ा सा आगे ले गया था उससे। ही कुड नॉट, अगर वो हल्के फर्स्ट टच को भी थोड़ा सा बेहतर कर लेता शायद उसको इतना टाइम होता कि वो निकाल लेता, बिल्कुल। और फिर उसके बाद इसकी प्रेसिंग थी, तो आई थिंक वो एक पॉइंट था, क्योंकि मुझे वो अर्जेंटीना नहीं नजर आई जो पिछले मैच में थी। उसकी शायद एक रीज़न ये भी है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, जिस तरह हमने बात की, वो हर मैच पहले से इम्प्रूव और बेहतर खेलता जा रहा है। एक उन्होंने क्लास को भी हैम्पर किया। यार की बात को ऐड करूंगा, जो अच्छी टीम्स होती हैं, अच्छी प्रेसिंग साइड, एक जिस तरह लिवरपूल के मैनेजर है जर्गन क्लॉप, उन्होंने एक टर्म इन्वेंट किया, जजन प्रेसिंग। इसका मतलब है काउंटर प्रेसिंग। उसमें ये होता है कि जैसे ही आप बॉल लूज करते हो, दूसरी टीम के पास पोजीशन मिलता है, इसकी बजाय कि आप वापस पोजीशन में जाओ, आपके जो एडवांस 2-3 प्लेयर होते हैं वो फौरी अटैक करके दोबारा बॉल को वापस छीनने की कोशिश करते हैं। तो अच्छी टीमें जो होती हैं, अच्छी फुटबॉलिंग टीम्स, वो प्रेसिंग इन अ टीम वे करते हैं, अकेले प्रेसिंग नहीं। अगर इंडिविजुअल प्लेयर प्रेस कर रहा हो तो उसका इतना इफेक्टिवनेस नहीं होती, अगर सारे 3-4 अटैकर मिलकर प्रेस करे। दोनों ने घेरा डाला। और स्ट्रैटेजी ये होती है कि एक प्लेयर अगर बॉल की तरफ जा रहा है तो बाकी प्लेयर्स जो उस कीपर के पास पासेस अवेलेबल रहे उनको कवर करते हैं ताकि उसके लिए क्लोज डाउन सिचुएशन। आज भी जो अर्जेंटीना ने प्रेसिंग की एज अ टीम की, और जब एज अ टीम प्रेसिंग करते हैं तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी निकल आती है। बिल्कुल ऐसी। आप कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे? आगे थोड़ा सा, अगर मैच को थोड़ा सा आगे लेके चलें, इसने जिस तरह बताया बड़ा एक एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच के अंदर प्रॉपरली आया आफ्टर दैट गुड लक डिफ्लेक्शन, और गुड लक डिफ्लेक्शन के बाद अर्जेंटीना वाज वेरी वेरी नर्वस। उसके बाद अर्जेंटीना कोई ख़ास चांस नहीं बना सकी, और मैच ज़्यादा चांस जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया, और उन्हें एक बहुत अच्छा, उनका लेफ्ट बैक है बेहिचन, उसने 82nd मिनट के ऊपर मेसी-एस्क रन लिया जहाँ पे ही बीट 3 और 4 डिफेंडर्स। और उस टाइम पे जो है ना वो मेरी आंखें भी खुल गई थी कि ये क्या हो रहा है। और वो ब्लॉक हुआ बहुत अच्छे तरीके से, और लक थी इनके पास, अर्जेंटीना के पास, जब 92nd मिनट 90+7 मिनट्स के ऊपर जब वो कूल का भी जो शॉट था वो भी एक दफ़ा कीपर से बॉल निकल गई थी, कीपर ने सेव करके उसके बॉल निकली, फिर ही टर्न्ड अराउंड एंड ही कॉट इट। और उसके बाद उसके जो 3 या 4 डिफरेंट उसके अर्जेंटीना के प्लेयर्स हैं वो आके उसके ऊपर बेसिकली लेट गए थे आके उसको देने के, अप्रिशिएट करने के लिए कि भाई यू हैव जस्ट सेव्ड द मैच फॉर अस, एंड ही डिड दैट। और मेरा इवन जो 82nd मिनट में ब्लॉक किया है उसने, जो बहिच वाली शॉट में बहुत प्यारे उसने डॉज किए, ड्रिबल किए करके गोल में आ गया, लेकिन जब वो शॉट करने लगा तब लिसांड्रो मार्टिनेज का बहुत प्यारा ब्लॉक था, एंड दैट इज व्हाट ग्रेट डिफेंडर्स डू, और मेरा पुट देयर बॉडी ऑन द लाइन इन ऑर्डर टू सेव देयर टीम। और ये हमने देखा, जैसे पोजीशन का देखें तो 61% उनकी 39 है, 14 शॉट ऑन गोल है, इनकी 5 है। तो ये सिर्फ मुझे एक नीदरलैंड एक ऐसी टीम नजर आती है जो डोंट डैम केयर कीजिए अगर उनके पास पोजीशन कम है, शॉट एंड गोल कम है, बट वो इतनी क्लिनिकल गेम खेलती है, कंप्यूटराइज गेम खेलते हैं कि वो कम पोजीशन या कम शॉट ऑन गोल के साथ भी मैच जीत जाती है। बाकी अगर आप ओवरऑल स्टैट 99% हम पूरा वर्ल्ड कप कवर कर रहे हैं, जिस टीम के पास पोजीशन ज़्यादा होती है, शॉट ऑन गोल ज़्यादा होते हैं, नॉर्मली वही जीतती है। बट एक नीदरलैंड हमें एक नज़र आई कि ऐसी डिफरेंट फुटबॉल खेल। एक पुराने कमेंटेटर हैं फुटबॉल के, इंग्लिश वो कहते होते हैं व्हेन यू हैव पोजीशन यू हैव टू यूज इट नॉट अब्यूज इट। तो असल बात ये होती है कि ये ट्रू मैटर करता है गेम डोमिनेट करने में कि पोजीशन किस टीम की कितनी है। चले इसको अभी इधर से कंटिन्यू करेंगे और फिर जो आगे कल खेले जाएंगे प्लेऑफ के, उन पे भी बात करते हैं। अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम डिस्कशन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। अभी बात कर रहे थे हम, क्या आपको लगता है कि एक 2-3 ऐसे तीसरे गोल के हवाले से भी हम बात करते हैं कि तीसरा गोल बड़ा अच्छा था, और प्लस पेनल्टी के हवाले से मैं आप लोगों की राय लेना चाहूँगा, दोबारा दी गई, क्या कहते हैं इसको? पहले तो तीसरा गोल, अब
एम्बापे जो है तीसरा गोल जो है वो असिस्ट किया था तुराम ने, लेफ़्ट साइड से जो है वो लेके चल रहे थे लेफ़्ट विंग से, और उसने कट बैक किया और स्पेस नहीं थी एम्बापे के पास, और एम्बापे ने एक सिंगल टच लिया, थोड़ी सी स्पेस बनाई और ब्रिलियंटली ओवर द कीपर जो है वो शॉट मारी, विच वाज अगेन सिमिलर गोल टू द फर्स्ट वन, सिमिलर शॉट टू द फर्स्ट वन। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, एक तो गोल तो बहुत अच्छा था, इसकी वजह से एम्बापे जो है वो इज़ नाउ द आउटराइट टॉप स्कोरर ऑफ दिस वर्ल्ड कप, उसके 5 गोल हो गए, और इससे आई थिंक जो इसके बाद है वो 3 गोल्स के ऊपर है, तो ही हैज़ रियली पुट हिज स्टैम्प ऑन द वर्ल्ड कप। और यहाँ पे जो बात करने वाली है ना वो ये कि फ्रांस और नीदरलैंड, जो आप बात कर रहे थे ना पहले कि पोजीशन की और क्लिनिकलिटी की, मुझे यहाँ पे वो 2 टीम्स नज़र आई हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर जो एक्सट्रीमली क्लिनिकल रही हैं अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। उनके जो कन्वर्जन रेट्स हैं वो बाकी टीम से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, और अगर नीदरलैंड्स जो है वो अपनी सॉलिडिटी एट द बैक को मेंटेन करके रखता है और इसी क्लिनिकलिटी से फिनिश करता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। हमारी जो पिछली बात हुई थी कि अर्जेंटीना का मैच अब जो है वो क्वार्टर फाइनल, एक हमारा क्वार्टर फाइनल सेट हो गया है अर्जेंटीना वर्सेस नीदरलैंड। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो और फिर पेनल्टी की जो बात थी, दें आपके फेवरेट साइड कौन सी, क्या प्रेडिक्ट करते हैं? भाई मैं इस दफ़ा तो अर्जेंटीना के साथ हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है नीदरलैंड्स जीतेगा। ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया। नहीं, मैं चाहता हूँ कि अर्जेंटीना जीते। नहीं, एक तरफ रहे ना जी, दोनों तरफ नहीं हम खेलने देते। मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ और अपनी विश बता रहा हूँ, दोनों चीज़ें कर रहा हूँ। नहीं, तो आप दोनों तरफ, ये तो कह रहे दिमाग मेरा ये कह रहा है, दिल मेरा ये कह रहा है, तो ऐसे ही है, दोनों चीज़ों में दो रख नहीं सकते ना आप, एक। असल बात तो है ना, प्रेडिक्शन तो दिमाग से होती है, दिल से तो होती नहीं है। प्रेडिक्शन आपकी है कि नीदरलैंड? मेरा प्रेडिक्शन ये है कि नीदरलैंड्स जीतेगा, बिकॉज अर्जेंटीना आज उनका चांस था कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, वो उन्होंने नहीं दिखा पाए, वो बड़ी मुश्किल से जीते। तो नीदरलैंड्स जिस तरह की रेजोल्यूट डिफेंडिंग कर रहा है, जितनी क्लिनिकल वो फिनिशिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि नीदरलैंड्स जो है वो आगे जाएगा। चले इज़ार साहब, आप एक तो मुझे पेनल्टी के बारे से बता दीजिएगा। दिलो दिमाग दोनों के साथ, दिलो दिमाग के साथ नीदरलैंड्स के साथ, ये देखे ना, ये स्पिरिट होनी चाहिए ताकि पूरा ऑन करे। दिल भी है नीदरलैंड्स जीते, और मैं एक्सपेक्ट भी करूंगा नीदरलैंड्स जीतेगा। देखिए मैं हूँ 2008 से लियोनेल मेसी का फ़ैन। मैं उस टाइम पे जब वो बार्सिलोना में स्टार्ट हुआ था, मैं उस टाइम से वो बार्सिलोना को सपोर्ट भी कर रहा हूँ और सपोर्ट करता रहा हूँ। ये तो आपने पाकिस्तानी फैंस वाली बात कर दी, कुछ भी हो जाए पाकिस्तान जीतेगा या जीतना चाहिए, हमें तो उससे प्यार है। देखिए मेरा दिमाग जो है वो एनालाइज करेगा और रिस्पॉन्सिबल प्रेडिक्शंस देगा, ठीक है, बट मेरा जो है वो दिल कहता है, वो तो फिर आपने वैसे भी कह देना कि दिल तो पागल है, दिल खैर है। मेरा दिल भी कह रहा है नीदरलैंड्स जीतेगा और मेरा दिमाग भी कह रहा है नीदरलैंड्स जीतेगा। ये मैं ये इसको अप्रिशिएट करता हूँ, एक तरफ रहना चाहिए, ये यार जरा दरमियान के रास्ता अपना रहे हैं। और अभी थोड़ा हम जो पेनल्टी हुई है उस पर भी बात, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। पेनल्टी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उसके पास इतना टाइम नहीं था डिफेंडर के पास कि वो अपने हाथ को साइड पे कर लेता, लेकिन अगर उस पेनल्टी इंसिडेंट को असेस करें, उसके जो हैंड्स और आर्म्स थे वो अपनी उसकी बॉडी से अवे थे। अगर हैंड्स और आर्म्स आपकी बॉडी के साथ हो और फिर आपकी हाथ को या बाजू को बॉल लगे, तो उस पर जो रेफरीज होते हैं वो ज़रा लीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। अगर आपके हैंड्स और आर्म्स बॉडी से वे हो तो फिर बॉल लगे, फिर पेनल्टी बनती है, और मेरे ख्याल में ठीक फैसला था। फिर पेनल्टी आपने देखा होगा रीटेक भी हुई। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जो आजकल के रूल्स हैं कि गोलकीपर्स ने जब पेनल्टी अगर सेव करनी है, while saving the penalty they cannot come off the goal line, गोल लाइन से वो आगे नहीं आ सकते जब तक वो प्लेट टच नहीं करता। और जो पहली पेनल्टी सेव की ह्यूगो लॉरिस, वो जब सेव करने से पहले ही, वो हिट करने से पहले ही गोल से आगे आ चुके थे, तो इस लिहाज से जो पेनल्टी रीटेक का डिसीजन था रेफरी का वो भी ठीक था। और तीसरी अटेम्प्ट पे, ये लेवेंडोस्की की तीसरी अटेम्प्ट थी पेनल्टी पे गोल करने की इस वर्ल्ड कप में, और तीसरी अटेम्प्ट पे इवेंचुअली वो लकी और उन्होंने गोल कर लिया। बिल्कुल ठीक। आई थिंक इसमें लेवेंडोस्की जो है वो कुछ चाह भी रहा था कि कोई इस तरह की चीज हो जाए, वो मैंने भी नहीं जाना जब तक गोल नहीं होगा। तो लेकिन उसकी जो पहली पेनल्टी थी वो जो अभी जो रीटेक से पिछली थी वो बड़ी वो थी, मायूसकुन थी। तो बड़ी आराम से उसने जो है उसकी लकीर आके उसको दोबारा चांस मिल गया। बहुत मुझे मैच के बाद बड़ी खूबसूरत बात लगी कि वो जो एम्बापे का एक रिस्पेक्टफुल जेस्चर था लेवेंडोस्की की तरफ, ये बहुत अच्छी, दिस इज वेरी गुड फॉर द गेम। हालांकि फ्रांस जीत गई थी और एम्बापे मैच का मैन ऑफ द मैच था और स्टार था इस गेम का, लेकिन उसने इस बात को रियलाइज किया कि लेवेंडोस्की एक बहुत बड़ा लेजेंड है एंड ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। दिस इज वेरी गुड फॉर द गेम। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं जो कल 2 मैच खेले जाएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जापान वर्सेस क्रोएशिया के हवाले से।
एज वी नो जापान बड़ी खूबसूरत फुटबॉल खेल रहा है और मेरा ख्याल है एक इसे कहना चाहिए अंडरडॉग की वाली साइड जो है वो बिल्कुल इसको कहना गलत नहीं होगा। रैंक में 24 थे और मुझे लगता था कि ये एक नॉर्मल क्रिकेट वो फुटबॉल खेलेंगे, बट बड़ी इम्प्रूव्ड हर मैच इनका देखें, जिस तरह जर्मनी को हराना या स्पेन को हराना, तो ये इनकी परफॉर्मेंस से लग रहा है कि ये जिस तरह तो इन्होंने तो मेरा ख्याल है सेमीफाइनल के लिए भी आपने बोला हुआ है। नहीं, वो जापान के किया हुआ है, तो वो मुझे उस लिहाज से ये लगता है कि वाकई डिजर्विंग साइड है। बट क्रोएशिया भी अच्छी फुटबॉल खेल रही है, 12वें रैंक पे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर हम इन दोनों का रूट टू राउंड 16 देखें, जापान ने पहले मैच में जर्मनी को 2-1 हराया, दूसरा मैच वो अनलकीली कोस्टारिका से 1-0 हार गए, तीसरा मैच स्पेन को उन्होंने 2-1 हराया एंड दैट वाज अ मस्ट विन मैच फॉर देम। अगर वो ना हराते तो जर्मनी ने क्वालिफाई कर देना था। दूसरी तरफ हम क्रोएशिया का रूट टू क्वालिफिकेशन देते हैं। क्रोएशिया ने मोरक्को से अपना पहला मैच 0-0 ड्रॉ किया, दूसरा मैच उन्होंने 4-1 कनाडा को हराया और आखिरी मैच उन्होंने बेल्जियम से 0-0 ड्रॉ किया। तो अगर हम देखें कि अगर इन दोनों टीमों की हम परफॉर्मेंस देखें अपने राउंड ग्रुप स्टेजेस में, तो जापान की परफॉर्मेंस क्रोएशिया से बेहतर ही है। उसकी दो रीज़न है कि एक तो उन्होंने बहुत बड़ी टीमों को 2 मैचेस हराए हैं, जबकि क्रोएशिया ने एक कंपैरेटिवली जो एक कमज़ोर टीम है कनाडा, उसको हराया, बाकी जो उन ग्रुप की जो अच्छी टीम थी उनके साथ ड्रॉ कर पाया। बिल्कुल, एक तो ये चीज़। दूसरा, हम ये मैच ये भी एक चेस गेम की तरह होगा। दोनों टीमें इस तरह की हैं कि बहुत ऑल आउट अटैकिंग फुटबॉल नहीं खेलते, बल्कि रैदर इनकी कोशिश ये होती है कि अपनी एनर्जी कंजर्व करें, कोई एक आधा में ऐसी मूव बनाए, मौका निकालें जिसमें हम गोल कर दें। अब जापान है वो भी कंजर्वेटिव अप्रोच रखेगा। आप देखिए, जापान ने सेकंड हाफ में हमेशा गोल किए हैं इस मैच में, इस वर्ल्ड कप में। उन्होंने जर्मनी के खिलाफ भी 2 सेकंड हाफ गोल किए, फिर स्पेन के खिलाफ भी 2 सेकंड हाफ गोल किए। वो भी अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखते हैं। क्रोएशिया है, उन्होंने एक मैच में गोल किए हैं। तो मेरे ख्याल में जो क्रोएशिया है या जापान है, ये इस तरह का मैच होगा कि ये शायद एक्स्ट्रा टाइम तक जाए। अच्छा, दोनों टीमें कोई और, लेकिन जापान की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो और मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर एक्स्ट्रा टाइम तक गया फिर ये जापान को सूट करता है। जापान की अगर हम देखें इनकी लाइनअप्स क्या होती हैं, जब इन्होंने कोस्टारिका के खिलाफ लाइनअप बनाई, इन्होंने एक अटैकिंग लाइनअप रखी, लेकिन जब ये मुश्किल टीमों के खिलाफ इनकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि फर्स्ट हाफ में हम इनको कंटेन करें, अपनी एनर्जी कंजर्व रखें, फिर सेकंड हाफ में बस्ट मारें, फिर एक बस्ट मारते हैं, आगे निकल जाते हैं, फिर दोबारा ही आ जाते हैं। तो ये इस तरह का एक होगा, चेस बोर्ड की तरह का मैच होगा। जो अभी जापान का मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा इसके बाद से। आई थिंक जापान हैज़ कंसिस्टेंटली प्लेड वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल अपार्ट फ्रॉम फ्रांस इन द 3 मैचेस, और वो दे डिजर्व्ड पॉइंट्स, और वो कोस्टारिका के खिलाफ भी फुल विन जो है वो डिज़र्व करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने जो टोटल पोजेशन उनके पास रहा है थ्रू आउट दिस 3 मैचेस, वो 32% रहा है अगेंस्ट सारी टीम्स के खिलाफ। सो दैट मीन्स कि वो जो है वो प्रेशर अब्जॉर्ब करना उनको बड़ा अच्छा आता है, और वो काउंटर के ऊपर अपने क्लिनिकल फिनिशिंग के साथ बड़ा अच्छा खेलते हैं। और यही बात जिस तरह इजहार ने की कि वो पहले फर्स्ट हाफ में दे कंजर्व देयर एनर्जी, उन्होंने सारे गोल सेकंड हाफ में किए हैं। उनके जो 3 गोल्स हैं वो उनके सब्सटीट्यूट्स ने किए हैं, और वो उनमें से जो उनका हाईएस्ट जो उनका जो टॉप स्कोरर है वो भी सब्सटीट्यूट है, जो सुपर सब है वो उनका जो आता है और गोल करता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो थोड़ी सी मेरा ख्याल है मुख्तलिफ हैं। क्रोएशिया जो है वो दे वांट टू दरमियानी टीम्स के साथ, अपने लेवल प्लेइंग टीम्स के साथ, दे वांट टू डोमिनेट द मिडफील्ड बिकॉज दैट इज़ वेयर देयर स्ट्रेंथ है। और मेरा ख्याल है दोनों को अगर आप गेम को एनालाइज करें तो क्रोएशिया की जो स्ट्रेंथ अगर हमें नज़र आती है वो यही आती है कि वो मैन टू मैन मार्किंग करते हैं, और फिर इसके बाद वो एक प्लान बनाते हैं और फिर वो आगे अटैक करते हैं। जापान जो है वो भगा के वो पेस के साथ भी एकदम, जैसे साउथ कोरिया की बात करें, क्रोएशिया की जो मिडफील्ड 3 है वो बहुत एक्सीलेंट है। लूका मॉड्रिच रियल मैड्रिड से खेलते हैं, कोवाचिच है चेल्सी से खेलते हैं, ब्रोजोविच है इंटर मिलान से खेलते हैं। ये शायद वर्ल्ड कप की सबसे तगड़ी मिडफील्ड में से एक मिडफील्ड है। सही है। इस मैच में नो डाउट ज़्यादातर पोजेशन क्रोएशिया के पास रहेगी, और जापान की ये कोशिश हो जाए कि जो मर्जी हो जाए, जान चली जाए, हमने गोल नहीं खाना, 0-0 हमने, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेल नहीं करना हमने मैच। और कोई ऐसी पोजीशन में हमें कोई एक आधा अपॉर्चुनिटी मिलनी है जब उन्हें फील हो कि क्रोएशिया ने थोड़ा टेम्पो लूज़ किया या कंसंट्रेशन लूज़ किया, उस मोमेंट का फ़ायदा उठा के हम कोई एक आधा गोल निकालें। क्रोएशिया ने अपने पिछले मैचेस के अंदर 2 मैचेस में गोल स्कोर नहीं किया, सिर्फ बाकी 2 0-0 ड्रॉज किए। दैट शोज कि दे आर लैकिंग क्लिनिकल फिनिशिंग, एंड आई थिंक ये जापान को सूट करेगा। सिर्फ एक मैच उन्होंने एक्चुअली में
क्रोएशिया जो रनर्स अप रही थी 2018 का वर्ल्ड वर्ल्ड कप में, बिल्कुल। कप, उस तरह की एक आपको जो है ना वो नॉस्टैल्जिक परफॉर्मेंस नज़र आई, वो सिर्फ और सिर्फ जो कनाडा के खिलाफ थी, जहाँ पे एक्चुअली में दे वर एबल टू डोमिनेट द मिडफील्ड। मुझे यहाँ पे जो बैटल लगती है वो यहाँ पे बैटल जो है ना वो मिडफील्ड की होगी। क्या जापान जो है वो उनको पहले तो सस्टेन कर सकेंगे प्रेशर, और क्या वो उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसरप्ट कर सकेंगे उनके मिडफील्ड को और काउंटर मार सकेंगे। आई थिंक यहाँ पे डिसाइड होगा। और क्योंकि आगे भी देखें क्रोएशिया के जो फॉरवर्ड्स हैं, क्रैमरिच है, पेरिसिच है, बड़े अच्छे फॉरवर्ड्स हैं, ये कर सकते हैं अपने डे के अंदर बड़ी अच्छी गोल स्कोरिंग। मैं थोड़ा सा शरियार से इस बारे में डिसएग्री करूँगा। मेरे ख्याल में जापान क्रोएशिया को मिडफील्ड डोमिनेट करने देगी। जिस तरह नेदरलैंड्स ने कल यूएसए को ज़्यादा पोजीशन लेने दी, इस तरह जापान भी क्रोएशिया को, उनको पता है कि हम इनको मिडफील्ड में मैच नहीं कर सकते, जो इनकी स्ट्रॉन्ग मिडफील्डर, ना हमें इस चक्कर में पड़ना चाहिए। दे विल लेट देम हैव पोजीशन एंड दे विल सिट बैक। उनकी कोशिश होगी कि ज़्यादा बॉल पोजीशन बेशक उनको हम थकाएं, और जब हमें कोई एक आधी कोई ऐसा मौका मिले, चाहे सेकंड हाफ में जब उनकी कोई इंटेंसिटी कम हो जाए या जब उनकी फिटनेस कम हो जाए। आपको पता है जापानीज़ टीम या एशियन टीम्स की फिटनेस बहुत अच्छा है, वेदर का इफेक्ट भी है। फिर जो ज़्यादातर प्लेयर्स हैं इनके क्रोएशिया के, वो यूरोपियन लीग्स में खेलते हैं, मिड सीजन ब्रेक में खेल रहे हैं, उनकी वो फिटनेस लेवल नहीं होगी जो जापानीज़ फिटनेस है। उनकी होगी कि इनको हम थकाएं, इनको फ्रस्ट्रेट करें, और जब हमें इनकी कोई कंसंट्रेशन स्पैन डाउन हो, उस मौके का फ़ायदा उठा के गोल। कई दफ़ा हमने देखा कि एक्सपोज भी करते हैं ये उनको, दे लेट देम कम, वो आने के थोड़ा सा ओपन अप करते हैं इनके अटैक को और मिडफील्डर्स को। जब ओपन अप होता है तो फिर देन दे अटैक, उनका पेस बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ना इजहार की बात से मैं वैसे एग्री करता हूँ कि ज़्यादा पोजीशन उन्हीं का होगा, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी एन आउटराइट बैटल ऑफ द मिडफील्ड्स, बट दे हैव टू शो इंटेंट। और जापान जो जब तक वो इंटेंट नहीं दिखाएगा, देन दे जस्ट एडिंग मोर प्रेशर। प्लस जापान जो है वो उनको बिल्कुल अपने पेनल्टी के अंदर तक नहीं लेके आएगा। आई थिंक दे विल ट्राई टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ हाई लाइन, क्योंकि देखें ये क्रोएशिया के जो फॉरवर्ड्स हैं, देर टॉल पीपल, इट्स अ टॉल टीम एज कम्पेयर टू जापान। तो यहाँ पे उनके ओवर द बॉल अगर आप वो पेनल्टी के अंदर अपनी सारी टीम को अब्जॉर्ब करने लग जाते हैं ना, तो ये देर फिर चांसेस है कि वो ऊपर से क्रॉसेस लेके आए, एंड दैट एक्सपोजेस द जापान टीम टू द सॉर्ट ऑफ अटैक्स जिसके लिए वो इतने प्रिपेयर्ड नहीं होते। वेरी राइट। तो आई थिंक वो थोड़ा सा उनको आगे प्रेस करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी जापान जो है वो हाई प्रेसिंग गेम खेलती है, डिसरप्ट करती है अगले के फ्लो को, क्योंकि अगर वो नहीं करते ऐसे तो क्रोएशिया की टीम ऑन देयर डे कैन जस्ट बीट अबाउट एनीवन व्हिच वी सॉ इन 2018। एग्जैक्टली। कोई आपकी इस मैच में मेरे ख्याल में सब्स्टिट्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। सेकंड हाफ में गोल होगा और हो सकता है शायद ये मैच एक्स्ट्रा टाइम तक चला जाए। और कौन सी टीम जीतेगी प्रेडिक्शन? मैं तो जापान को बैक कर रहा हूँ। जी शहर यार, आप कैसे देखते हैं? आप दिल दिमाग नहीं लाना, एक कहना आपने। देखिए जिस तरीके की परफॉर्मेंस जापान ने दी है ना, तो वो अगर उसी तरह की टैक्टिकल मास्टर क्लास खेलते हैं तो जापान डू डिज़र्व टू गो थ्रू। अगर जापान जो है वो पहला गोल कर जाता है तो फिर जापान चला जाएगा। देखिए फिर ये डिप्लोमेटिक आंसर है, हम कह रहे हैं एक बताए, अगर ना किया तो अगर ना किया तो आई थिंक जापान जीतेगा। मैं खुद ही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये कि ये ऑलरेडी यार स्पेन को हरा चुके हैं, जर्मनी को हरा चुके हैं, जो बहुत हाईली, और उनको इस चीज़ का बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल ऐसे इन चीज़ों को हरा, बल्कि क्रोएशिया है। किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर आपका मोमेंटम बहुत मैटर करता है। आप जब पीक पकड़ते हो तो वो मेरा ख्याल है कई दफ़ा आपकी मोराल को बहुत ऊपर ले जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्रोएशिया है बेरली स्क्रैप्ड, बड़ा स्क्रैप करके अपना उन्होंने ग्रुप स्टेज क्वालिफाई किया है। बेल्जियम से जो आखिरी मैच है, एक आधा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी थी जिसमें अगर बेल्जियम गोल कर देता तो क्रोएशिया शायद नॉक, जबकि जापान है उन्होंने ऑन द हाई अपना ग्रुप स्टेज टॉप की और अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ी सी हम बात जो भी कुछ देर बाद मैच होगा सेकंड उसकी कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मैच नज़र आ रहा है, इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल। दोनों बड़ी अच्छी साइड है, बट इंग्लैंड जैसे हमने बात की हमेशा 5वें रैंक की है, वो 18 रैंक के ऊपर है। अच्छा मैच होगा। सेनेगल भी अच्छा परफॉर्म करके इंग्लैंड ने नंबर 1 किया अपने ग्रुप के अंदर, वो सेकंड पे आए। कैसे देख रहे हैं? लाइनअप्स अनाउंस हो चुकी हैं। हाँ, फॉर्मेशन भी प्लीज़ बता दीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइनअप्स हैं। इंग्लैंड ने हेंडरसन को भी खिला रहे हैं, अच्छा, और फोर्डन को भी खिला रहे हैं। ठीक है। ज़्यादा तनकीद इनको ये करनी पड़ी है, जो गैरेथ साउथगेट को फेस करनी पड़ी है कि यार तुम फोर्डन को क्यों चांस नहीं दे रहे। अच्छा। तो आज इसने फोर्डन को भी खिलाया, और हेंडरसन जो कि ये बहुत ही बैलेंस साइड इंग्लैंड ने इस मैच में उतारी है। 4-3-3 की फॉर्मेशन है। पिकफोर्ड जो हमेशा इनके गोलकीपर है, वही कीपर है,
लेफ्ट बैक ल्यूक शॉ है, सेंटर बैक मैगवायर और स्टोन्स हैं, राइट बैक वॉकर हैं। मिडफील्ड 3 जो है इनका बेलिंगहम, राइस और हेंडरसन, ये बड़ी बैलेंस मिडफील्ड है। हेंडरसन बड़े रेजोल्यूट हैं और राइट से वो अच्छे क्रॉसेस वगैरह भी डालते हैं। राइस जो है वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव स्ट्रॉन्ग, डेक्लन राइस बहुत डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग मिडफील्डर है, वेस्ट हैम से खेलते हैं। बेलिंगहम जो है ये अटैकिंग मिडफील्डर बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। जो फ्रंट 3 है इनका, लेफ्ट पे फोर्डन है, सेंटर में केन है, राइट पे साका है। तो बहुत ही अच्छी इन्होंने साइड उतारी है, बैलेंस है अटैक का भी, मिडफील्ड का भी, और अच्छे प्लेयर्स, एक्सपीरियंस भी है इसमें और यूथ भी है। जबकि सेनेगाल की भी जो फॉर्मेशन है वो 4-2-3-1 है। राइट बैक इनके सबाली हैं, सेंटर बैक कुलीबाली और डियालो हैं, लेफ्ट बैक इनके जैकब्स हैं, डिफेंसिव मिडफील्डर इनके सिस और मेंडी, और अटैकिंग मिडफील्डर इनके डियाटा, एनटीआई और सार, और अटैकर इनके डिया हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। दोनों टीम्स ने बड़ी बैलेंस साइड उतारी है, अपनी बेस्ट पॉसिबल 11 इन्होंने खिलाई है। बिल्कुल। लेकिन इस मैच में मेरे ख्याल में जो चीज़ काउंट करेगा वो एक्सपीरियंस है। इंग्लैंड की साइड बहुत ज़्यादा, जो ये वाली इंग्लैंड की साइड है, इसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये 2018 में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट है। जो रिसेंट यूरो 2020 जो कि 2021 में हुआ था, कोविड की वजह से एक साल डिले हो गया था, उसमें ये फाइनलिस्ट हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये वही प्लेयर्स हैं जो इन टूर्नामेंट्स में खेलते रहे हैं। तो हालांकि नो डाउट अफ्रीकन साइड्स जो इन्होंने अपनी एनर्जी दिखाई है, पैशन दिखाया है, अटैकिंग फ्लेयर दिखाया है, लेकिन जो इंग्लैंड का एक्सपीरियंस है जो कि राउंड ऑफ 16 में या बड़े मैचेस में काउंट करता है, वो इस इनके फ्लेयर को ओवर पावर कर देगा और इंग्लैंड ये मैच सेनेगाल से जीत जाएगी। यार आपने हमेशा फ्रांस और इंग्लैंड को बड़ा हाईली रेट किया और हमें नज़र भी आया कि इसकी रीज़न यही नज़र आई कि इनकी क्लिनिकल फिनिशिंग जो है ना वो बहुत टॉप क्लास थी। और हमने जिस तरह मल्टीपल टाइम पहले भी अपने शोज़ के अंदर डिस्कशन की कि इंग्लैंड की शायद उस तरह बड़े नाम नहीं थे जिस तरह पहले इनके पास 10 में या 14 तक थे, बट ये लड़के जो हैं ये जेलिन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इनका आपस में कम्बिनेशन बहुत सुपर्ब है और ये एग्जीक्यूशन बड़ी प्यारी कर रहे हैं। अपने जो प्लान्स कोच या टीम के होते हैं वो बड़ा अच्छा लेके चलते हैं। कैसे देख रहे हैं इस मैच को? इंग्लैंड टीम जिस तरीके की परफॉर्मेंस पिछले 4 साल में दी है, यूरो के अंदर जब नेशंस लीग की बोल थी उस टाइम पे था कि दिस इज़ इंग्लैंड्स ईयर, दिस इज़ इंग्लैंड्स ईयर। दे वर लुकिंग कि वो शायद जीत जाएं और जिस तरीके से वो हारे, इट कुड हैव बीन इंग्लैंड्स ईयर। यहाँ पे देव गॉट अ वेरी गुड मिक्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे उनके पास कुछ ऐसे डिफेंडर्स हैं, मैगवायर की बात करूँगा, जो बड़े अच्छे टाइम के ऊपर अपनी पीक हिट कर रहा है। मतलब वो मैन यूनाइटेड से खेलता रहा और मैन यूनाइटेड में उसको जिस तरह की क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, वो किसी भी डिफेंडर को जो है ना वो बड़ा अफेक्ट कर सकता है। बट आई थिंक इंग्लैंड के लिए वो हमेशा अच्छा खेला है और इस दफ़ा बहुत अच्छा खेल रहा है। इज़ हैविंग अ वेरी गुड वर्ल्ड कप विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर देम। दूसरी चीज़ जो बड़ी अच्छी है इंग्लैंड के लिए वो ये है कि गैरेथ साउथगेट एक यंग कोच है विद अ वेरी गुड अटैकिंग माइंडसेट। ही अंडरस्टैंड्स आजकल की नई गेम को, यहाँ पे यू नीड टू हैव अ सॉलिड मिडफील्ड एंड यू ऑल्सो नीड वेरी गुड विंगर्स जो बॉल को जो है वो अंदर कट बैक भी करें एंड दे हैव द एबिलिटी टू क्रॉस एज वेल। फोर्डन भी ऐसे है, बेलिंगम भी है जो रन्स भी करता है, जॉर्डन सेंचो है। तीसरी चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी नज़र आती है इंग्लैंड की टीम में वो है इनकी डेप्थ ऑफ स्क्वाड। ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी यहाँ पे नहीं खेल रहे, जो बाकी काफ़ी ज़्यादा टीम्स हैं जो भी क्वालिफाई भी कर गई हैं, दे वुड पिक देम इन द हार्ट बीट। जॉर्डन सेंचो जैसे प्लेयर्स हैं, उसके बाद जैक ग्रिलिश है, मैन सिटी के साथ बहुत अच्छा खेल रहा है, ऐसे ही है। एंड मार्कस रैशफोर्ड है, जेम्स मैडिसन है, माउंट है। माउंट जो है वो पिछले 3 मैचेस खेला है, इस दफ़ा वो नहीं आ रहा। ही इज़ एन अटैकिंग मिडफील्ड। आई थिंक उसकी अभी स्ट्रेटजी थोड़ी सी इनकी चेंज होगी, ज़रा थोड़ा सा मोर अश्योर्ड वे में जाना चाहते हैं। आई थिंक दे डोंट वांट टू कंसीड अ गोल। दैट इज़ वाई हेंडरसन जो है, हेंडरसन लिवरपूल के अंदर इज़ नॉट द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, बट उसकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि वो हेंडरसन अभी भी बेंच के ऊपर से ज़्यादातर आता है, और लेकिन वो स्टिल द लिवरपूल कैप्टन। और इसमें अगर हम बात ऐड ऑन करें, डीडियर डेस्चाम्प हैं फ्रांस के जो मैनेजर हैं, 2012 से लेके अभी तक फ्रांस के मैनेजर चलते आ रहे हैं, 10 साल से फ्रांस नेशनल टीम को लीड करें। इसी तरह अगर हम गैरेथ साउथगेट को भी देखें, वो भी 2016 से इंग्लैंड के मैनेजर हैं। तो जितना ज़्यादा अरसा आप एक टीम को मैनेज कर रहे होते हो तो आपकी चीज़ें पे आप आ जाती बिल्कुल ऐसे ही है। आपको आपकी बेंच स्ट्रेंथ का भी पता होता है, आपको ये भी पता होता है किस टाइम हमने कौन सी चेंज करनी है। तो ये चीज़ भी इंग्लैंड को बड़ा, इस पे हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन मुझे ज़रा प्रेडिक्शन बता दे विनर। आप मेरे बातों से तो इंग्लैंड ही लग रहा है, कुछ चेंजिंग समझते तो बताइए। इंग्लैंड है। वैसे एक एडिड नोट ये है कि जो भी इनके सेनेगल के जो कोच हैं वो थे जिन्होंने इनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप के अंदर जब वो क्वार्टर फाइनल तक गए थे,
2002 के अंदर, वो उस स्क्वाड में थे और अभी जो है वो कोच का कोच पर आए थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि 2-0 इंग्लैंड जीतेगा। 2-0 जीतेगा, बिल्कुल ठीक है। ये तो अब मैचेस के बाद पता चलेगा और इंशाल्लाह इस पर फिर हम डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीक में करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।